Hello everyone and welcome you all to Wise IAS, your true companion in UPSC preparations. We are doing with Indian polity and today we are going to discuss very important part of the Indian polity, of the Indian constitution, that is the parliament. Yes, the parliament, the supreme law making authority in the country. सेंट्रल लेवल पे सबसे ऊपर अगर कोई लॉ बनाने की पावर रखता है वो है इंडियन पार्लियामेंट। हमने पढ़ा था जब शेड्यूल्स डिस्कस करे थे तब हमने देखा था तीन तरीके की लिस्ट होती थी, द स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट होते थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना पाए, जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास पार है कि वो उन पे लॉ बना सके। यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट थे जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली लॉ कैसे बनाएगी? वो लॉ बनाएगी थ्रू पार्लियामेंट। तो लॉ मेकिंग पावर जो सारी की सारी है दैट इंटरेस्ट सोली विद द इंडियन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाएगी? पार्लियामेंट के अंदर लॉ बनाने के लिए कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए। इंडिया में जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेस हैं। इंडिया में जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेस हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। तो एक है आरएस और दूसरी है लोकसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। तो बेसिकली पार्लियामेंट इंडिया में बाइकैमरल लेजिस्लेशन फॉलो होता है सेंट्रल लेवल। बाइकैमरल पार्लियामेंट वो होती है जिसमें दो हाउसेस हैं, यूनिकैमरल वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही हाउस हो। अब मान लीजिए अब इंडिया में पार्लियामेंट का अगर एक हाउस होता तो उसको यूनिकैमरल कहते। इंडिया में पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, दो घर हैं जिसको हम बाइकैमरल लेजिस्लेशन सिस्टम कहते हैं। एक हमारा राज्यसभा और दूसरा हमारा लोकसभा। अब किसी भी लॉ लॉ की बात करें तो कोई भी लॉ लॉ बनता कैसे है? कोई भी ऐसी चीज जिसके पास लॉ होने का रुतबा आ जाए वो कैसे आएगा? क्या पार्लियामेंट में हम कोई पेपर साइन कर दें वो लॉ बन जाएगा? और जब वो पेपर इंट्रोड्यूस किया जाए और लॉ बनने तक का प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे? तो बेसिकली पार्लियामेंट के हमने दो हाउसेस देखे, एक राज्यसभा और लोकसभा। दोनों में अलग अलग तरीके से कुछ कुछ लॉ जो है वो बन सकते हैं। ये डिटेल में हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले हम ये समझें जब कोई लॉ लॉ बनने के लिए पहली बार किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आता है तो उसको हम प्यार से कहते हैं बिल। जब तक एक लॉ लॉ नहीं बनता और सिर्फ वो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे है तो उसको हम कहते हैं बिल, अ बिल। और जब ये बिल दोनों हाउसेस का असेंट ले लेता है, दोनों हाउसेस में वो बिल पास हो जाएगा और उसके बाद उस बिल को भेजा जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास कि भैया राज्यसभा ने ये बिल पास कर दिया। उसके बाद इसको भेजा लोकसभा में, उन्होंने भी पास कर दिया, तो दोनों हाउसेस से ये बिल पास हो गया। ये बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया, मान लीजिए लोकसभा में हुआ तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा में हुआ तो लोकसभा में। अब दोनों हाउसेस ने ये बिल पास कर दिया। बिल पास करने के बाद ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास और प्रेसिडेंट साहब जब इसको कंसेंट दे देंगे उसके बाद ये बन जाएगा एक्ट। सिर्फ कंसेंट या असेंट देने के बाद ही, प्रेसिडेंट के असेंट देने के बाद ही ये एक्ट का फॉर्म, ये लॉ का फॉर्म ले लेगा। तब तक ये लॉ नहीं बनेगा, ये मात्र एक बिल बना रहेगा, राइट? तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद इंडियन पार्लियामेंट। तो देखा जाए तो बेसिकली व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट इंडिया की एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज इट्स सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। इट ऑक्यूपाइज अ प्री-एमिनेंट and central position in the Indian democratic political system due to adoption of the parliamentary form of government. तो इंडिया में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी, राइट?
तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में है उसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, राइट। तो आगे आइए, तो फर्स्ट पार्लियामेंट जो थी इंडिया की, द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो हुए थे उसके बाद ही पार्लियामेंट बनी थी। तो बेसिकली हमने डिस्कस करा कि हमारे इंडिया में दो हाउसेस हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इसको हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, पर लोकसभा के जो मेंबर्स हैं इसको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। तो पहले जो इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस हुए थे 1951-52 में, तो फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है आजादी के बाद हमें मिली थी। ये पार्लियामेंट बनी थी अप्रैल 1952 को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। आर्टिकल 79 और 122 in the part 5 of the constitution deal with the organization, composition, duration, officers, procedure, privileges, powers of the parliament. Frame of reference for parliament: the framers of the Indian constitution relied on the British pattern for parliament rather than the American pattern. तो हमारा जो पैटर्न ऑफ पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश पैटर्न है रादर देन अमेरिकन। तो अमेरिकन पैटर्न हमारे यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया, या हमारे यहाँ पे क्या फॉलो किया गया, ब्रिटिश पैटर्न। अब पार्लियामेंट का मैंने आपको बताया कि दो तरीके के दो हाउसेस हैं हमारे पार्लियामेंट में, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोविजंस इन रिलेशन टू राज्यसभा। राज्यसभा मैंने आपको बताया कि राज्यसभा अपर हाउस है, इसको हम सीनियर्स का हाउस भी कहते हैं। ये सेकंड चैम्बर और द हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स एंड द यूटीज ऑफ द इंडियन यूनियन। अब ये स्टेट्स और इंडियन स्टेट्स और यूटीज को रिप्रेजेंट किस तरीके से करेगा, क्योंकि इनमें जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं वो यहाँ से चुनकर आते हैं। द राज्यसभा इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये है एक परमानेंट हाउस, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ये कभी भी खत्म नहीं होता, राइट। सरकार आए या जाए, राज्यसभा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। The fourth schedule of the Indian Constitution deal with the allocation of the seats in the Rajya Sabha to the states and UTs. जो फोर्थ शेड्यूल है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करता है। कंपोजिशन क्या होगी, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250, out of which 238 members are representative of the states and UTs elected indirectly, and 12 are nominated by the president, right? Next, इलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे यहाँ पे वो कैसे आएंगे, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो राज्यसभा में हमने डायरेक्टली जो इलेक्शन करके मेंबर्स नहीं भेजे, यहाँ पर जो मेंबर्स आए हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स हैं। हमने जो एमएलए इलेक्ट करे हुए हैं उनके द्वारा इलेक्ट करके भेजे जाएंगे। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच यूटी इन राज्यसभा are indirectly elected by the members of an electoral college specifically constituted for that purpose। अब यूटीज के केस में एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा और उस तरीके से मेंबर्स इलेक्ट करके यहाँ आएंगे। The only three UTs, Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir have representation in Rajya Sabha, others don't have enough population। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन इतनी है कि इन्हीं का बस यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, इन्हीं का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है। बाकी यूटीज की जनसंख्या ही इतनी नहीं है कि उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ आ सके। The members nominated by the president are those who have special knowledge or practical experience in art, literature, science and social service। तो इन फील्ड से प्रेसिडेंट इलेक्ट करके मेंबर भेज सकते हैं। The rationale is to provide eminent persons। तो एमिनेंट पर्संस को विदाउट इलेक्शन प्रोसेस के यहाँ जो है सीट मिल जाए, तो ये कारण था इनका नॉमिनेशन करने का, राइट। देन नेक्स्ट इज फंक्शंस। अब राज्यसभा के पास फंक्शन क्या रहेंगे, राज्यसभा हैज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। तो बेसिकली लोकसभा में जो लॉ है, हमने लोकसभा में एक सरकार इलेक्ट करके भेजी, लोकसभा में इलेक्टेड elected people are there elected people are there।
तो इलेक्टेड पीपल कुछ भी अपना डिस्क्रिशनरी पॉलिसी ना ले आए, लॉ ना ले आए, तो उसके ऊपर चेक रखना ये राज्यसभा का काम है. इट कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ. तो पहला काम तो कुछ ऐसे भी लॉज हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, कौन कौन से जो लॉ हैं, कौन कौन से जो एक्ट हैं, वो राज्यसभा में भी इनिशिएट किए जा सकते हैं. तो कुछ किसी भी लॉ को लॉ बनाने के लिए एक प्रोसेस जो है वो राज्यसभा में भी इनिशिएट किया जा सकता है. सेकेंडली, किसी भी लॉ को लॉ बनने के लिए लोकसभा के बाद राज्यसभा में आना ही पड़ेगा. अब नेक्स्ट इज व्हाट इज द पावर ऑफ राज्यसभा. स्टेट्स रिलेटेड जो मैटर होंगे, राज्यसभा प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स. तो राज्यसभा बेसिकली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स द्वारा भेजे गए लोग वहां होंगे, तो उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तो राज्यसभा बनाई गई, राइट. तो स्टेट रिलेटेड मैटर्स के लिए राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Therefore, any matter that affects the state must be referred to it for its consent and approval. States के लिए कोई भी मैटर हो तो वो राज्यसभा में अप्रूवल के लिए भेजा ही जाएगा. If the Union Parliament wishes to remove transfer a matter from the state list, the approval of Rajya Sabha is necessary. यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहती है कि स्टेट लिस्ट से कोई मैटर निकाल के वो अपने परव्यू में ले आए, अपनी पावर के अंदर ले आए, तो वो राज्यसभा का अप्रूवल लेना उस केस में बहुत ज्यादा जरूरी होगा. अब ये था राज्यसभा के बारे में. अब हम देखेंगे लोकसभा. लोकसभा क्या है, हमने पढ़ा कि हाउस ऑफ एल्डर्स जो था वो राज्यसभा था, तो अपर हाउस भी राज्यसभा था. लोकसभा को हम प्यार से फर्स्ट चैम्बर या फिर लोअर हाउस भी बुला सकते हैं. बेसिकली लोकसभा में वो वाले मेंबर्स होते हैं जिसको हम एमपी बोलते हैं, एमपीस मेंबर पार्लियामेंट. अब एमपीस क्या है, मोस्ट कॉमनली एमपीस होते हैं वो वाले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हमने इलेक्शंस में इलेक्ट करा, राइट. अब कंपोजिशन क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज फिक्स्ड टू 550, आउट ऑफ विच 530 मेंबर्स जो हैं रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेट्स की, और 20 मेंबर जो हैं ये रिप्रेजेंटेशन होते हैं यूटीज के. लेट मी ग्रैब अ सिप ऑफ वाटर प्लीज. नाउ, election of representatives. How the elections of representatives is going to be held in the Lok Sabha. The representative of the states are directly elected by the people from the territorial constituencies in the state. अब हर एक स्टेट में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं. मान लीजिए ये एक स्टेट है, इसमें इसको विभाजित करके कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाएंगी और उसमें अलग अलग जगह से इलेक्शंस कराए जाएंगे, राइट. By the union territories, direct election to the House of People Act 1965, the members of Lok Sabha, the UTs are chosen by direct election. तो बेसिकली एक डायरेक्ट इलेक्शन का हमारे पास प्रोसीजर है लोकसभा में मेंबर्स इलेक्ट करने का, राइट. हमारे जो एमपीएस होते हैं इसके हम इलेक्शंस जो है उसमें एक मेंबर को इलेक्ट करके एमपी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4 कैंडिडेट खड़े हैं, 1 2 3 और 4. जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट सिक्योर करेगा वो यहाँ इलेक्ट हो जाएगा, राइट. अब फंक्शंस क्या है. One of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive, a group of persons who work together to the implementation of laws made by the parliament. This executive is often what we have in mind when we use the term government. तो बेसिकली सरकार हम जो कहते हैं, सरकार वर्ड जो यूज करते हैं, गवर्नमेंट वर्ड जो यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, वो पार्लियामेंट इलेक्ट करती है, पार्लियामेंट सिलेक्ट करती है वो मेंबर्स इनमें से निकाले जाते हैं, राइट. तो पार्लियामेंट इतना बड़ा, उसके अंदर से कुछ चुनिंदा लोग जो हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं.
राइट। तो ये वाला पोर्शन हमारा एग्जीक्यूटिव आ जाएगा। अब आ जाइए पास। Decisions in joint sitting. Any ordinary law needs to be passed by both the houses. अब दोनों houses द्वारा एक law को pass होना बहुत जरूरी है. However, in a case of any difference between the two houses, the final decision is taken by the calling a joint session of both the houses. अब होता क्या है, एक लॉ को लॉ बनने के लिए दोनों हाउसेस में पास होना जरूरी है. अब मान लीजिए लोकसभा में लोकसभा में एक लॉ पास कर दिया, राज्यसभा में वो लॉ गया, राज्यसभा कहती नहीं हम तो ऐसे पास नहीं करेंगे, तो वो लॉ एक डेडलॉक की सिचुएशन में आ जाएगा. लोकसभा में दोबारा दोबारा उन्होंने रिकमेंडेशंस के साथ वो लॉ भेजा, लोकसभा कहती नहीं हम भैया आपकी रिकमेंडेशंस नहीं मानते, हमने तो ओरिजिनली जैसे लॉ पास किया था हम तो वैसे ही करेंगे. तो एक डेडलॉक का सिचुएशन आ गया, तो उस केस में उस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है. दोनों हाउसेस द्वारा एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है और उस जॉइंट सिटिंग में वो डेडलॉक को खोला जाएगा. राइट. ड्यू टू लार्जर स्ट्रेंथ द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच मीटिंग. तो लोकसभा की क्योंकि ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, तो लोकसभा में जो लॉ पास किया गया ओरिजिनली जिस तरीके से वो लॉ पास हुआ, तो लाइकली प्रोबेबिलिटीज आर कि वो लॉ उसी तरीके से, सॉरी, जॉइंट सिटिंग में जो है वो पास कर दिया जाएगा. पार इन मनी मैटर्स. लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पार इन मनी मैटर्स. अब मनी मैटर्स की जो पार है वो लोकसभा के पास बहुत ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है और है ही इसके पास. Once the Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha cannot reject it. Please keep in mind कि ऐसा कोई मनी रिलेटेड मनी बिल आ जाए या बजट आ जाए और वो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा के पास भैया कोई पावर नहीं है कि वो उसको रिजेक्ट कर दे. द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 days और सजेस्ट चेंजेस टू इट. या तो वो 14 दिन तक उसको लटकाते रहेंगे, पास नहीं करेंगे, या कहेंगे कि भैया इसमें कुछ चेंज कर दो. हाउ एवर द फॉर्मर मे और मे नॉट एक्सेप्ट दोस चेंजेस. तो लोकसभा को या तो जो राज्यसभा ने चेंजेस बताए कि ये चेंजेस आप कर दीजिए, लोकसभा के ऊपर है कि भैया हम मानेंगे या नहीं मानेंगे. अगर हम जिद्दी बच्चे हैं तो हम नहीं मानेंगे. राज्यसभा तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, 14 दिन तक अपने पास रख सकते हो, रखो भैया. 15वें दिन वो लॉ हमारा उसी तरीके से पास हो जाएगा जिस तरीके से हमने किया था. तो लॉ रिलेटेड पावर, मनी बिल रिलेटेड पावर जो है वो राज्यसभा के पास एक तरीके से है ही नहीं. अब एक तरीके से है ही नहीं वो क्यों कहेंगे, क्योंकि 14 दिन तक लटका तो सकते हो और रिकमेंडेशंस भी तो दे सकते हो. ठीक. power over council of ministers. The Lok Sabha controls the council of ministers. अब लोक सभा कंट्रोल करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को. इट इज द मेजोरिटी ऑफ द लोक सभा मेंबर्स से दे हैव टू द कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. All ministers, including the prime minister, have to quit. The Rajya Sabha does not have this power. तो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा से होते हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल भी मैक्सिमम लोकसभा का होता है. अब आ जाइए क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स. राज्यसभा के कंटेक्स्ट में सबसे पहले हम देखेंगे क्वालिफिकेशंस किस तरीके से हैं. अब राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एक इंसान को ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एट लीस्ट 30 years of the age. He should make an oath and affirmation stating that he or she will bear true faith and allegiance to the Constitution of India according to the Representation of People Act 1951. He or she should be registered as a voter in the state from which he or she is seeking elections in the Rajya Sabha. यानी कि जिस स्टेट से वो सीट से खड़े हो रहे हैं उस स्टेट में एज अ वोटर वो रजिस्टर्ड होने चाहिए. 30 साल की कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए और आपको एक ओथ लेना होगा टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. However, in 2003, a provision was made declaring any Indian citizen can contest the Rajya Sabha elections irrespective of the state in which he or she resides. यानी कि अगर भैया मिस्टर बनवारी मिस्टर बनवारी
मिस्टर बनवारी अगर बिहार से हैं, मिस्टर बनवारी जी अगर बिहार से हैं, तो कि वो पंजाब के इलेक्शंस नहीं लड़ सकते? जी बिल्कुल, वो पंजाब दे इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो बनवारी जी पंजाब दे इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसलिए वो किसी स्टेट का, जिस सीट से खड़े हों, जिस स्टेट से उनको राज्यसभा में जाना है, उसका वोटर होना उनके लिए नेसेसरी नहीं है, राइट? अब आ जाइए लोकसभा के कंटेक्स्ट में। ही शुड नॉट बी लेस देन 25 साल की एज। राज्यसभा में हमने पढ़ा था 30 ईयर्स, इसमें है 25 साल। ही शुड डिक्लेयर through an oath or affirmation that he or she has true faith and allegiance to the Constitution of India, and that he or she will uphold the sovereignty and integrity of India. He must possess such other qualifications as may be laid down by the Parliament by law and must be registered as a voter in any constituency in India. यानी कि इंडिया की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो वोटर हो सकते हैं और इंडिया की दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, राइट? Person contesting from the reserved seat should belong to the scheduled caste or scheduled tribe as the case may be. अगर उसने रिजर्व सीट से इलेक्शन लड़ना है तो या तो वो एससी से या एसटी से बिलोंग करना चाहिए। अब क्वालिफिकेशंस तो देखी, तो डिस्क्वालिफिकेशंस भी देख लेते हैं कि किन ग्राउंड्स पे एक मेंबर को मेंबर की पदवी से हटा दिया जाएगा। If he or she holds any office of profit under the union or the state government except that of a minister or any other office exempted by the parliament, यानी कि कोई भी अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड कर ले, कोई भी व्यापार का धंधा कर ले, राइट, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इफ ही is of unsound mind and stands so declared by the court, सन की हो जाए, राइट? इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि उनका दिवाला निकल जाए। इफ ही इज ही इफ ही इज नॉट और नॉट एनी मोर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो भारत का नागरिक ही न रहे, राइट? इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया कि जिससे भैया आपकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हम बता रहे हैं, राइट? तो उस केस में भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ऑन स्टेचुटरी ग्राउंड्स देखेंगे। पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स देखी, अब स्टेचुटरी ग्राउंड्स देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर 1951 के अंदर कुछ ग्राउंड्स दी गई हैं जिनके द्वारा अगर वो चीजें हो गई तो भैया मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहेगा। अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट इज फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस, corrupt practices in the election, convicted for any offense resulting in imprisonment for 2 या 2 से ज्यादा साल, detention under a preventive detention law is not a disqualification। अब महबूबा मुफ्ती जी को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में रखा गया था, उसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था, तो वो एक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, राइट? 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए अगर अदरवाइज उनको किसी भी इंसान को इम्प्रिजनमेंट होगा तो वो डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। If he has been dismissed from the government service for corruption or disloyalty to the state, right? Convicted for promoting enmity between different groups or for different offenses of bribery, रिश्वत देते लेते पकड़े गए, right? Punished for the preaching and practicing untouchability, dowry and sati। अनटचेबिलिटी, डाउरी और सती, इन तीनों को या तो वो प्रैक्टिस करते या प्रमोट करते, पकड़े गए, राइट? तो अब आ जाइए टेन्योर पे। अब राज्यसभा हमने देखा कि एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां के मेंबर्स हमेशा राज्यसभा के मेंबर्स बने रहेंगे। उनका भी एक टाइम होगा, वो भी रिटायर होंगे। एवरी मेंबर ऑफ राज्यसभा एंजॉयज अ सेफ टेन्योर ऑफ 6 साल, a safe tenure of 6 years, right? 1/3 of its members retire
after every 2 years they are entitled to contest again for the membership. 1/3 मेंबर जो हैं वो हर 1/3 जो मेंबर हैं वो हर 2 साल में रिटायर होंगे, राइट? तो 1/3 ऑफ मेंबर्स आर रिटायरिंग एवरी 2 years, एवरी सेकेंड ईयर 1/3 मेंबर जो हैं वो 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। 6 साल में इस तरीके से हर एक मेंबर अपना टेन्योर जो है वो पूरा करेगा। दे आर एंटाइटल्ड टू कंटेस्ट अगेन फॉर द मेंबरशिप। वो दोबारा से कंटेस्ट करके दोबारा से मेंबर भी बन सकते हैं। सही भैया। अब लोकसभा में आ जाइए। द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 years, बट द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर may dissolve it before the expiry of 5 years. In the case of national emergency, its term can be extended for 1 year at a time, but it will not exceed 6 months after the emergency is over. यानी कि 5 साल भैया तुम्हारा लाइफ है, लोकसभा का लाइफ जो है 5 साल। अब लोकसभा का लाइफ 5 साल है। इससे पहले भी प्रेसिडेंट के पास पावर है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको बोले कि भैया लोकसभा डिसॉल्व कर दो, तो उससे पहले भी डिसॉल्व कर दी जा सकती है। अब वो डिसॉल्व कैसे होगी, किस केस में होगी? जब पीएम जो है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कॉन्फिडेंस जो है लूज कर दे अपना लोकसभा के फ्लोर के ऊपर, राइट? सेकेंडली, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में इसकी लाइफ जो है 5 साल से बढ़ा के 5+1 = 6 साल कर दी जा सकती है। एक टाइम के लिए 1 साल लाइफ जो है वो बढ़ा दी जा सकती है। एक टाइम पे 1 साल के लिए जो है लाइफ वो बढ़ा दी जाएगी। तो 1 साल में एक टाइम पे 1 साल के लिए लाइफ बढ़ा दी जाएगी, 6 साल की लाइफ हो गई। अब मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी जो है वो 6 साल में भी ओवर नहीं हुई, तो फिर 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। पर जब नेशनल इमरजेंसी ओवर हो गई पर जब नेशनल इमरजेंसी ओवर हो गई तो उसके 6 महीने के बाद लोकसभा जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। राज्यसभा में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उसको हम कहते हैं चेयरमैन, और लोकसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उसको हम कहते हैं स्पीकर। राज्यसभा के चेयरमैन जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, राइट? उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के सिटिंग चेयरमैन होते हैं, और उनकी एब्सेंस में एक डिप्टी चेयरमैन जो है इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द अमंग्स देमसेल्फ हु प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस। तो राज्यसभा के सारे मेंबर्स मिलके, राज्यसभा के सारे मेंबर्स मिलके एक डिप्टी चेयरमैन भी सिलेक्ट करते हैं जो कि चेयरमैन की एब्सेंस में काम करेगा, चेयरमैन का काम करेगा चेयरमैन की एब्सेंस में। लोकसभा में आएंगे तो स्पीकर जो है लोकसभा के वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ही रिमेन्स द स्पीकर इवन आफ्टर द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। अब लोकसभा खत्म हो गई, जब तक अगला हाउस नहीं बनता, अगले स्पीकर नहीं आते, तब तक वो स्पीकर बने रहेंगे। और स्पीकर की एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर जो हैं वो हाउस जो है इलेक्ट करेगा, और वो डिप्टी स्पीकर जो है वो मीटिंग्स प्रिसाइड करेंगे। अब पावर फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की कुछ पावर्स और फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनके पास लेजिस्लेटिव फंक्शन है। सबसे बढ़िया और सबसे पहला फंक्शन लॉ बनाना भैया आपका फंक्शन है। Only Parliament can make laws on the subject of the Union list along with the state legislatures. The Parliament is empowered to make laws on the concurrent list. मैंने आपको बताया शुरुआत में ही. In this, it is in a subject not mentioned in any list, the residuary powers are vested with the Parliament. अब जो कोई भी लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट है ही नहीं, उसके ऊपर भी लॉ बनाने की जो पावर है वो भी पार्लियामेंट के पास ही. फाइनेंशियल फंक्शंस की बात करें, इट इज द कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक मनी। तो पार्लियामेंट जो है वो कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक मनी है, पब्लिक का पैसा इनके पास रहता है। द गवर्नमेंट कैन नीदर इम्पोज एनी टैक्स The government can neither impose any tax on the public nor spend
the money without the approval of the parliament. तो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो पार्लियामेंट की अनुमति के बिना ना तो कोई टैक्स इंपोज कर सकती है, ना तो कोई पब्लिक फंड से पैसा खर्च कर सकती है। द बजट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर। हर साल पार्लियामेंट के द्वारा एक बजट जो है वो अप्रूव किया जाएगा, राइट। अब आ जाइए इलेक्टोरल फंक्शंस के। इट पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आल्सो इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसमें पार्लियामेंट का रूल रहता है। द लोकसभा इलेक्ट्स द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर। द राज्यसभा इलेक्ट्स द डिप्टी चेयरमैन। अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमने सिलेक्ट कर लिया। मैंने ये भी बताया कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। पर लोकसभा के केस में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर, उसको इलेक्ट करने में लोकसभा पार्टिसिपेट करती है, और डिप्टी स्पीकर भी जो है और डिप्टी चेयरमैन भी जो है वो भी इनके द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, जो हाउसेस हैं उनके लिए। डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी स्पीकर लोकसभा के लिए, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के लिए। डिप्टी स्पीकर के लिए लोकसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे और डिप्टी चेयरमैन के लिए लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के लिए लोकसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे और डिप्टी चेयरमैन के लिए राज्यसभा के, राइट। अब पावर ऑफ रिमूवल। Certain high functionaries may be removed from the office on the initiative of the parliament. कुछ ऐसे लोग पार्लियामेंट द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं जो कि अपने रुतबे में, अपने ओहदे में बहुत बड़े। इट कैन रिमूव द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को रिमूव करने की पावर इज विद द पार्लियामेंट। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट थ्रू इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये जजेस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी रिमूव पार्लियामेंट कर सकती है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट बनाई, पार्लियामेंट के पास ये भी पावर आ गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर दे। Certain provisions can only be amended by the parliament with the approval of the states. The parliament cannot change the basic structure of the constitution. हमने डिस्कस करा था केशवानंद भारती केस। Power over executives. Parliament exercises control over the executive through question hour, zero hour, calling attention motion, adjournment motion. ये सारे के सारे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। The government always takes these motions very seriously because the government policies are criticized severally and they are likely to impact on the electorate whom the government would have to face ultimately. अब बेसिकली अब ये है क्या, अब ये डिवाइसेस क्या, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के कुछ डिवाइसेस हैं। अब ये डिवाइसेस हैं क्या, इनको हम बहुत ही इलेबोरेटली, जितना रिक्वायर्ड है आपके लिए यूपीएससी पैटर्न के लिए, उतना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास आ गया क्वेश्चन आवर। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज टर्म्ड एज द क्वेश्चन आवर। तो पहला घंटा जो होगा वो ये क्वेश्चन आवर होगा। इट इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द हाउस। During this time, the members ask question and the minister usually gives answer. The question are of 3 types. तो मेंबर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मिनिस्टर जो है वो आंसर करेंगे। और 3 तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहले क्वेश्चन है स्टार्ट क्वेश्चन। These are distinguished by an asterisk and require oral answers, hence supplementary questions can follow. तो ऑरल जवाब दिया जाता है और सप्लीमेंट्री मतलब उसके उत्तर में एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। इट रिक्वायर्स अ रिटन आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो, राइट। तो बेसिकली सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है वो फॉलो नहीं करते, इनको ये रिटन आंसर्स में होते हैं। तो क्वेश्चन आवर में हम 3 तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं।
सबसे पहला है स्टार्ट क्वेश्चन, दूसरा है अनस्टार्ट क्वेश्चन, तीसरा है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अगर स्टार्ट क्वेश्चन है तो हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, और अनस्टार्ट क्वेश्चन में हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो पूछ नहीं सकते। अब आ जाइए जीरो आर पे। अ जीरो आर इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन। जीरो आर केवल इंडिया में होता है और इंडिया ने ही इसको इनोवेट किया है। इट इज नॉट मेंशन इन द पार्लियामेंट्री रूल बुक, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। अंडर दिस द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस। बिना किसी जानकारी के, बिना किसी पहले सूचना दिए हम यहाँ पे कोई भी मैटर रेज कर सकते हैं। द जीरो आर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर के तुरंत बाद इसको शुरू कर दिया जाता है। एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द डे रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस इज टेकन अप। जब तक कि अगला एजेंडा डिस्कस ना किया जाए तब तक जीरो आर चलेगा। इन अदर वर्ड्स, द टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आर एंड द एजेंडा इज द जीरो आर। अब आ जाइए हाफ एन आवर डिस्कशन पे। इट इज मेंट फॉर डिस्कसिंग अ मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। यानी कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मैटर हो तो हाफ एन आवर डिस्कशन में वो टेकअप किया जाएगा, which has been subjected to a lot of debate and the answer to which needs elaborate and the debate and the answer to which needs elucidation on the matter of fact। यानी कि जिस पे बहुत सारा चर्चा हो चुकी है और जिस पे आपका ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी चाहिए। The speaker can allot 3 days in a week for such discussions. This is no formal motion or voting before the house, right? The next is your short duration discussion. It is also known as 2 hour discussion, as a time allotted for such a discussion should not exceed 2 hours। 2 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। The members of the parliament can raise such discussion on a matter of urgent public importance। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर के ऊपर डिस्कशन करी जा सकती है। द स्पीकर कैन अलॉट 2 days इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन। हफ्ते में 2 दिन जो है इसको दिए जा सकते हैं। There is neither a formal motion before the House for voting. This device has been in existence since 1953। अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है पार्लियामेंट में वो किस तरीके से चलेगा, लॉ किस तरीके से बनेगा। मैंने आपको बताया लॉ बनने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और वो बिल लॉ कैसे बनेगा, लेट अस डिस्कस। लेट अस जस्ट सी। द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इज आइडेंटिकल इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एवरी बिल हैज टू पास थ्रू द सेम स्टेजेस इन द ईच हाउस। हम कुछ स्टेजेस डिस्कस करेंगे और हर एक बिल को उसी स्टेज से पास होना पड़ेगा एक एक्ट बनने के लिए, दोनों हाउसेस के अंदर। बिल क्या है, अब बिल मैंने आपको बताया था, बिल इज अ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, जिसको लॉ बनने की आशा है, जो बड़ा होके लॉ बनेगा। टाइप्स ऑफ बिल क्या है, बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट आर ऑफ टू काइंड्स। ये क्या होते हैं, पब्लिक बिल्स, गवर्नमेंट बिल्स होते हैं या फिर प्राइवेट बिल्स होते हैं। क्लासिफिकेशन क्या कर सकते हैं हम बिल्स की, ये ऑर्डिनरी बिल्स भी हो सकते हैं कंसर्न्ड विद एनी मैटर अदर देन द फाइनेंशियल सब्जेक्ट। मनी बिल्स वो होते हैं जो कि फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा से डील करेंगे। फाइनेंशियल बिल्स वो होंगे कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल मैटर्स बट आर डिफरेंट फ्रॉम द मनी बिल्स। जो कि मनी बिल्स नहीं है पर फाइनेंशियल नेचर के हैं, वो फाइनेंशियल नेचर में आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में या तो नई प्रोविजन ऐड करने के लिए या मौजूदा प्रोविजन को जो है ऑल्टर करने के लिए ये बिल जो है इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। Let me drink some water, please. Okay. Actually, I'm facing some trouble in my throat. That is why I'm drinking some water again and again. Now, अब दो तरीके के बिल्स जो है पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल, इनमें हम डिफरेंशिएट करेंगे। पब्लिक बिल कौन से होते हैं, पब्लिक बिल इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय अ मिनिस्टर। तो पब्लिक बिल एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर पाएगा, सारे मेंबर्स इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते।
प्राइवेट बिल क्या है? इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर इन द पार्लियामेंट अदर देन अ मिनिस्टर। तो कोई भी इंट्रोड्यूस कर ले भैया। उसके बाद पब्लिक बिल में जाएंगे, इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसीज द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी। यानी कि पब्लिक बिल मिनिस्टर ने लाया था, तो गवर्नमेंट क्या लाना चाहती है, क्या पॉलिसी लाना चाहती है, ये पब्लिक बिल बताएंगे। पर प्राइवेट बिल में इट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट मूड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और पब्लिक मैटर्स। यानी कि कोई भी मेंबर एक बिल ले आए और उसके ऊपर बाकी की पॉलिटिकल पार्टी का, जो रूलिंग पार्टी है, उसका रवैया क्या है वो पता चल जाएगा। इट हैज अ ग्रेटर पब्लिक बिल में इट हैज अ ग्रेटर चांस टू बी पास बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि मेजोरिटी भैया तुम्हारी है, मिनिस्टर्स की है, तो रूलिंग पार्टी की है, रूलिंग पार्टी को कोई भी बिल लाएगी वो आराम से पास होगा, राइट। इट इज लाइकली टू बी इट इज लेस लाइकली टू बी पास बाय द पार्लियामेंट। तो यदि मिनिस्टर्स को, रूलिंग पार्टी को पसंद आया तो पास करेंगे, अदरवाइज नहीं। इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 7 days नोटिस। पब्लिक बिल अगर लाना है तो 7 दिन का नोटिस चाहिए। इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स अ प्रायर नोटिस ऑफ 1 month। एक महीने का कम से कम नोटिस देना होगा अगर आपको प्राइवेट बिल लाना है। इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्ट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। तो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट जो एक्ट आना है वो कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट ये बिल जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। इट्स ड्राफ्टिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स कंसर्न। तो जो मेंबर, प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करेगा, ये उसकी ड्राफ्टिंग जो है उस बिल की, वो मेंबर कंसर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब ऑर्डिनरी बिल्स में आ जाइए। एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज टू पास थ्रू द फॉलोइंग 5 stages इन द पार्लियामेंट बिफोर इट फाइंड्स इट्स प्लेस इन द स्टैट्यूट बुक। तो जो बिल एक्ट बन जाएंगे उसको स्टैट्यूट बुक में डाल दिया जाएगा। इंडिया कोड नाम की एक वेबसाइट है, आप उस पर जाइए और आज तक की सारी लेजिस्लेशंस आपको वहां मिल जाएंगी। तो एक तरीके से वो हमारा स्टैट्यूट बुक। तो फर्स्ट स्टेज है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ईदर बाय अ मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर। या फिर मिनिस्टर या फिर किसी मेंबर का कोई भी बिल आएगा तो फर्स्ट रीडिंग जो है उस बिल पे होगी। द बिल इज पब्लिश्ड इन द गेजेट ऑफ इंडिया, इंडियन गेजेट में वो पब्लिश कर दिया जाएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन द गेजेट कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। तो बिल को इंट्रोड्यूस करना और गेजेट में पब्लिश करना उसकी फर्स्ट रीडिंग जो है माना जाएगा। Second reading. It is the most important stage in the enactment of a bill and involves 3 more sub-stages. सेकेंड रीडिंग में 3 सब स्टेजेस आएंगी। स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। एट दिस स्टेज द हाउस कैन टेक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 एक्शंस। 4 में से कोई एक एक्शन लिया जाएगा। इट में टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम अदर फिक्स डेट। या तो उसी दिन या फिर किसी दिन फिक्स कर लिया जाएगा कि भैया डेट, तारीख पे तारीख, कि उस दिन हम इसको डिस्कस करेंगे। इट में रेफर द बिल टू अ सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस। हाउस की किसी भी कमेटी को ये बिल जो है रेफर कर दिया जाएगा। इट में रेफर द बिल टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ द 2 हाउसेस। दोनों हाउसेस की एक जॉइंट कमेटी बना दी जाएगी, उसको रेफर कर दिया जा सकता है। इट में सर्कुलेट द बिल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक के में सर्कुलेट करके और पब्लिक का ओपिनियन लिया जा सकता है कि पब्लिक का क्या कहना है। अब आ गई भैया कमेटी स्टेज। द कमेटी स्टेज, कमेटी को हमने जो रेफर करा था, उसके बाद में कमेटी स्टेज आएगा। द कमेटी एग्जामिन्स द बिल थॉरोली एंड इन डिटेल क्लॉज बाय क्लॉज। इट कैन आल्सो अमेंड इट्स प्रोविजन। कमेटी क्या करेगी? कमेटी एक स्पेशलाइज्ड टीम जो उस बिल को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करेगी और उसकी जो प्रोविजन अमेंड करने लायक है उसको अमेंड करने के लिए चर्चा करेगी, बट विदाउट ऑल्टरिंग द प्रिंसिपल अंडरलाइंग इट। तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है पर वो नहीं बदल सकते हैं। कंसिडरेशन स्टेज आ गई। द हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम द सिलेक्टेड कमेटी कंसिडर द प्रोविजन ऑफ द बिल क्लॉज बाय क्लॉज। अब कंसिडरेशन स्टेज में कमेटी द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई उसको क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया जाएगा। ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली। हर एक क्लॉज को अलग अलग डिस्कस करके वोट किया जाएगा। अब इसके बाद आएगी थर्ड रीडिंग। एट दिस स्टेज द डिबेट इज कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ बिल। अब इसमें हम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन नहीं करेंगे। या तो बिल एक्सेप्ट, उसका कोई क्लॉज जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा।
इफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट द बिल, अब पूरे के पूरे बिल को मेजोरिटी मेंबर्स जो है एक्सेप्ट करेंगे, द बिल इज रजिस्टर्ड एज पास्ड. A bill is deemed to have been passed by the parliament only when both the houses have agreed to it, either with or without amendments. अब दोनों के दोनों हाउसेस एक ही सहमति से उस बिल को पास करेंगे तो बिल पास तभी माना जाएगा. अब बिल एक हाउस से पास होके आ गया दूसरे हाउस में. बिल इन द सेकंड हाउस. इन द सेकंड हाउस द बिल पासेस थ्रू ऑल ऑफ द थ्री स्टेजेस. तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग से वो पास होगा. द सेकंड हाउस, अब सेकंड हाउस के पास क्या क्या पास है, वो क्या क्या कर सकते हैं. पास द बिल, पास कर सकते हैं वो बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस, दैट इज विदाउट अमेंडमेंट्स. इन सच अ केस द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस एंड इज सेंट टू द प्रेसिडेंट. जैसा आया वैसा का वैसा पास करके प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दिया, भैया आप अपना असेंट दे दो, तो बिल लॉ बन जाएगा. पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर रिकंसिडरेशन. भैया दूसरा हाउस कहता है कि हमें उसमें कुछ संशोधन करना है, और वो संशोधन की रिकमेंडेशन हमने पुराने हाउस को दी थी, पिछले हाउस को दी थी. उसमें बोलेंगे कि आप ये संशोधन को देखिए, अगर आपको मंजूर है तो उसको पास करके भेजिए दोबारा, या फिर रिजेक्ट कर देंगे कि भैया हमें ये पसंद नहीं है, ले जाइए इसे. नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग. और इस बिल को पेंडिंग रखा जा सकता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. इफ द सेकंड हाउस रिजेक्ट्स द बिल ऑल टुगेदर और डज नॉट टेक्स एनी एक्शन फॉर 6 months, 6 महीने तक ना तो उसको पास करें ना कोई एक्शन लें, तो a deadlock is deemed to have taken place for which the president can summon a joint sitting of the two houses. अब मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब, अब दोनों हाउसेस में एक डेडलॉक आ गया, 6 महीने तक दूसरे हाउस में, एक हाउस ने पास करके भेज दिया, दूसरे हाउस ने ना तो उसमें रिकमेंडेशंस दी कि ये अमेंडमेंट करो, ना तो उसको पास करा, रख के बैठ गए, फाइल के नीचे फाइल दब गई. अब भैया उस केस में एक डेडलॉक बन गया, डेडलॉक बन गया कि वो बिल तो पास ही नहीं हो रहा है, ऐसे तो लॉ बन ही नहीं पाएगा. तो प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है कि वो दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग बुला के जो डेडलॉक है उसको सॉल्व कर सकते हैं. अब भैया सारी रीडिंग्स हो गई, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. एवरी बिल आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इधर सिंगली और इन अ जॉइंट सिटिंग, या तो अलग अलग या तो जॉइंट सिटिंग में वो पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा असेंट देने के लिए. अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ही कैन गिव हिज असेंट, या तो असेंट दे देंगे, या करेंगे विद होल्ड कर लेंगे, या फिर क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे बिल कि भैया इसको दोबारा देखो, इसमें तो गलतियां हैं, इसको सही करके भेजो. Thus, the president enjoys only a suspensive veto, right? This was the slide. तो प्रेसिडेंट के पास जब कोई बिल आएगा तो प्रेसिडेंट फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग के बाद दोनों हाउसेस में या तो बिल जॉइंटली पास हो जाए या अलग अलग पास हो जाए, प्रेसिडेंट के पास असेंट लेने के लिए आएगा. अब प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, अपना असेंट या तो दे देंगे या अपना असेंट नहीं देंगे, दो चीजें. तो नहीं देंगे या देंगे, इसके बाद प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, दोबारा से वो बिल जो है रिटर्न कर देंगे कि भैया इसमें तो गलतियां हैं, इसको दोबारा सही करके फिर भेजिए. अब हमारे पास मनी बिल्स, फाइनेंस बिल्स, फाइनेंस बिल 2, ये जो है इसका डिफरेंस जो है मैंने आपको लिस्ट डाउन कर दिया है. यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और आपको पीडीएफ भी मिलेगा और उसमें आप इसको इजीली देख सकते हैं. अब बात आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स की. हमने टाइप ऑफ बिल्स डिस्कस करे थे. हमने एक डिस्कस करा था कि मनी बिल्स होंगे, नॉन मनी बिल्स होंगे, फाइनेंस बिल्स होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिए आते हैं. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. ये या तो सिंपल मेजोरिटी फॉर देयर पैसेज इन ईच हाउस, या फिर सिंपल स्पेशल मेजोरिटी फॉर देयर पैसेज इन ईच हाउस. कुछ सिंपल मेजोरिटी से, कुछ स्पेशल मेजोरिटी से, या फिर special majority of their passage and ratification by the legislature of not less than one half of the state by resolution to that effect passed by the state legislature. तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स जो हैं वो की जा सकती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो बहुत आसान, थोड़ा मुश्किल और बहुत मुश्किल वाली अमेंडमेंट्स इन तीन कैटेगरीज में आ सकती हैं.
ये कैटेगराइजेशन इसलिए किया गया है ताकि पार्लियामेंट कुछ भी डिक्टेटर बन के अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन में ना कर दे। हाउस ऑफ इंट्रोडक्शन अंडर आर्टिकल 368 it can be introduced in either house of the parliament and has to be passed by each house by a special majority. There is no provision of joint sitting of the constitutional amendment bill or a money bill. Joint sitting money bill या constitutional amendment bill में नहीं होगी। अब जॉइंट सिटिंग मैंने आपको बताया दो हाउसेस की डेडलॉक की सिचुएशन में हो सकती है। अब डेडलॉक इज डीम्ड टू हैव बीन टेकन प्लेस अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री सिचुएशंस। इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, एक हाउस ने पास करा, दूसरे हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इफ द हाउस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स, अब एक हाउस ने बिल पास करके दूसरे में भेजा, दूसरे ने बोला कि भैया इसमें संशोधन करो, पहला हाउस बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे, डेडलॉक आ गया। If more than 6 months have elapsed from the date of the receipt of the bill by the other house without the bill being passed by it, 6 महीने हो गए भैया, हमने दूसरे हाउस ने किया ही कुछ नहीं, तो डेडलॉक आ गया। Applicability: the provision of the joint sitting is applicable in ordinary bills or financial bills only and not to the money bills and the constitutional amendment bills. In the case of money bills, the Lok Sabha has overriding power, जो कि हमने डिस्कस करा कि भैया राज्यसभा जो मर्जी करे, लोकसभा ने कर दिया, खत्म। While a constitutional amendment bill must be passed by each house separately, right? तो बेसिकली अब हमारे पास आएगा रोल ऑफ स्पीकर। अब रोल ऑफ स्पीकर क्या है? स्पीकर जो है ये लोकसभा में बैठते हैं। स्पीकर का रोल क्या है? ये लोकसभा की सारी जो मीटिंग्स है इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनकर रहेंगे, और जो ज्वाइंट मीटिंग होगी, ज्वाइंट सिटिंग होगी दोनों हाउसेस की, उसको भी प्रिसाइड जो है स्पीकर करते हैं। अब स्पीकर के केस में अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर जो है प्रिसाइड करेंगे। अगर दोनों एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो है प्रिसाइड करेंगे। दिस रोल ऑफ स्पीकर इज इन कंटेक्स्ट टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। अब कोरम क्या होगा इनका? कोरम मींस की मिनिमम प्रेजेंस जो है उस मीटिंग को वैलिड मीटिंग बनाने के लिए जो मिनिमम प्रेजेंस है मेंबर्स की, वो द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट सिटिंग इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस। मतलब दोनों हाउसेस के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसका 1/10 राइट। हाउसेस हैज बीन इन्वोक्ड ओनली थ्राइस। अब ये जॉइंट सिटिंग जो है 3 बार आज तक आई है। डाउरी प्रोहिबिशन बिल में, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल में, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में। अब बात आती है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की। अब पार्लियामेंट का इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा हाउस है और इतना बढ़िया काम है, सबसे बड़ा काम पार्लियामेंट का, हमने बोला सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। तो इनके पास, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, इनके पास कुछ प्रिविलेजेस रहती हैं। अब वो प्रिविलेजेस क्या है? अब वो प्रिविलेजेस इसीलिए दी जाती हैं क्योंकि ये अपना काम जो है एफिशिएंटली कर सके। When any of these rights and immunities are disregarded, the offense is called the breach of privilege and is punishable under the law of parliament. Privilege in the Constitution, Article 105 for the Parliament and Article 194 for the state assemblies mentions two privileges: freedom of speech in the Parliament and the right of publication of its proceedings. तो ये दो तरीके की जो privileges हैं ये हमारे आर्टिकल्स में दी गई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। Provision in the rule book, rule number 222 in chapter 20 of the Lok Sabha rule book and correspondingly rule 187 in the chapter 16 of the Rajya Sabha rule book governs the parliamentary privileges. अब लीडर क्या होते हैं पार्लियामेंट में? लीडर हमारे लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, हमारे लीडर्स होंगे लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा, the leader of the house means the prime minister,
or another minister who is a member of the Lok Sabha and is nominated by the PM to function as the leader of the house. तो बेसिकली लोकसभा का जो लीडर होगा उसको ऑर्डिनरीली ये पीएम होते हैं या फिर पीएम कोई बंदा अपॉइंट कर दे उसको लीडर ऑफ द हाउस बोला जाएगा. There is also a leader of the house in the Rajya Sabha who is the minister and member of the Rajya Sabha and is nominated by the PM. PM अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे. He exercises direct influence on the conduct of the business. तो ये एक्सरसाइज करते हैं, ये बहुत ही एमिनेंट पोजीशन है और ये कंट्रोल करते हैं सारी चीजें. The office of the leader of the house is not mentioned in the Constitution of India or the rules of the house. ये कहीं मेंशन नहीं है, ये एक कन्वेंशन चला आ रहा है. Leader of the opposition, the leader of the largest opposition party, having not less than 1/10 seats of the total strength of the house, is recognized as the leader of the opposition of the house. तो ऑपोजिट पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता है, लीडर है, उसको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहते हैं. अब इनका बेसिकली काम क्या है? ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको क्रिटिसाइज करना. यानी कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट कोई आती है और बहुत मेजोरिटी से आती है और वो डिस्क्रिशनरी कुछ अनाप शनाप लॉ बना दे, लॉ ले आए, कुछ बिल ले आए, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो बनने नहीं देंगे. इनका काम होगा उसको क्रिटिसाइज करना. नेक्स्ट आता है विप का कंसेप्ट. एवरी पॉलिटिकल पार्टी वेदर रूलिंग और ऑपोजिशन हैज इट्स ओन विप इन द पार्लियामेंट. He is appointed by the political party to serve as an assistant floor leader charged with the responsibility of ensuring the attendance of his party members in large number and securing the support in favor of the or against the particular issue. तो whip एक ऐसा टीम है, एक ऐसा फ्रेंड सर्कल आप बोल लीजिए जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अपने बंदे, देखो भैया हमारे लोग आए कि नहीं आए, देखो भैया हम इस चीज को अपोज करने वाले हैं तो सबके सब उसको अपोज करेंगे, राइट. तो जिस तरीके से एक फ्रेंड ग्रुप बनाया जाता है, फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया जाता है, एक सर्कल बनाया जाता है और उसमें एक लीडर अपॉइंट कर दिया जाता है, तो बेसिकली इनका काम ये होता है देखना कि पार्टी के सभी मेंबर आ रहे हैं, हमने इस चीज को अपोज करना था, भैया सबको अपोज करना है, तुमको भी तुमको भी तुमको भी, राइट. He regulates and monitors the behavior in the parliament, and the members are supposed to follow the directions given by the whip. तो मेंबर्स से ये उम्मीद करी जाती है कि भैया तुम इनको फॉलो करोगे. The office of the whip is mentioned neither in the Indian Constitution nor in the other two statutes mentioned above. It is based on the convention. ये कन्वेंशन से चला आ रहा है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है. तो बेसिकली अब हमारे पास कुछ मोशंस हैं. ये मोशंस किस तरीके से लाए जाते हैं और किस तरीके से क्यों ये मोशंस लाए जाते हैं. ये प्रिविलेज मोशन है और ये सेंसर मोशन है. इन सारी चीजों को भी पार्लियामेंट में लाया जा सकता है. अब वो कौन लाता है, किस हाउस में आते हैं और किस तरीके से लाए जा सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर, राइट. इसके बाद हम इस लेक्चर के पार्ट 2 में स्टेट लेजिस्लेचर भी डिस्कस करना शुरू करेंगे, राइट. See you in the next lecture. So this was all for today's lecture. Hope आप सभी को ये समझ आया होगा. तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय.